नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक शहर जहां का तीखापन और मिठास दोनों ही खास है, वहां की सियासत भी खास है। वर्तमान में जो बीजेपी के सांसद है वो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, कानून मंत्री हैं, दलित वर्ग से आते हैं, प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, अपनी सादगी और सुरों के लिए जाने जाते हैं। वहीं कांग्रेस यहां से 2019 में मौसेरे भाइयों को लड़वा चुकी है, तो इस बार भी मुकाबला जिनके बीच है उनके नाम में राम नाम है। ये सीट एससी के लिए रिजर्व सीट है, लेकिन लगता है कि सीट बीते 3 चुनाव से एएम यानी कि अर्जुन मेघवाल के लिए रिजर्व हो चुकी है। यहां का इतिहास बताता है कि आजादी के बाद हुए पहले चुनाव से 5वें चुनाव तक महाराजा करणी सिंह जीतते हैं, और वो भी निर्दलीय, पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस सीट से अभिनेता को भी सांसद बनाया तो राजनेता को भी। रामेश्वर डूडी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। सीट है बीकानेर लोकसभा सीट, जो बीकानेर की 7 और श्री गंगानगर की 1 लोकसभा सीट से मिलकर बनी है। लेकिन इस बार सिंहासन की जंग में इस सीट पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, आज विश्लेषण इसी का। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल इस बार मुकाबला किन किन के बीच में इस सीट पर है। कह सकते हैं कि वर्तमान मंत्री और पूर्व मंत्री के बीच में मुकाबला है, तो जरा देखिए मुकाबले में दोनों पार्टियों ने किस किस को मैदान में उतारा है। क्योंकि यहां कांग्रेस की तरफ से गोविंदराम मेघवाल को और बीजेपी की तरफ से अर्जुन मेघवाल को। अर्जुन मेघवाल मोदी सरकार में मंत्री और गोविंदराम मेघवाल गहलोत सरकार में मंत्री थे। खाजूवाला से चुनाव लड़ा, अलग से जिला भी बनवाया, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए तो उनको लोकसभा के मैदान में उतार दिया गया है। शुरुआत करते हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण राघव जी, और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ संवाददाता दिनेश डांगी जी। योगेश जी, शुरुआत आपके साथ। एक पूर्व मंत्री, एक वर्तमान मंत्री, दोनों के नाम में राम है। एक चुनाव हार चुके हैं, एक जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। मुकाबला किस तरीके का? देखिए विजेंद्र, पिछली बार जब नरेंद्र मोदी बीकानेर में सभा करने आए थे जी, तो एकमात्र ऐसी सभा थी बीकानेर की जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अर्जुन मेघवाल मेरी टीम में है, मेरी टीम के पर्सन जी। उसका मैसेज था, कहीं नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता था कि वो बीता चुनाव कड़े मुकाबले का चुनाव था। मौसेरे भाइयों के बीच, उनके परिवार, मौसेरे भाई तो है ही, लेकिन आपको बता दूं कि अर्जुन मेघवाल जब पढ़ा करते थे तो एक ही साथ मदन मेघवाल उनके कमरे में रहा करते थे, तो दोनों भाई एक साथ ही पढ़ा करते थे। ये बहुत कम लोगों को पता होगी बात। तो ऐसे में बहुत आपसी निकटता थी। तो उस जमाने के अंदर जब दोनों में निकटता रही और एक दूसरे के खिलाफ जब चुनाव लड़ा तो चुनाव बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, और डिफ़िकल्ट लगा भी, क्योंकि कई सीटों पर कांटे की टक्कर की बात की जा रही थी। लेकिन मुझे अभी भी ध्यान है कि उनके बेटे को जब मैंने कहा कि कड़े टक्कर है अर्जुन मेघवाल के बेटे को, रवि को, तो रवि ने ये कहा कि तकरीबन 2.5 लाख के आसपास हमारी जीत होगी, और ऐसा ही हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि बीकानेर का जो मिजाज है, बीकानेर में जो शहर की जो वहाँ पर क्या बोलते हैं पुष्करना समाज के जो पाटे होते हैं, उन पाटों से सब कुछ वहाँ पर इंटरनेशनल बातें होती हैं, नेशनल भी नहीं होती, इंटरनेशनल बातें होती हैं उन पार्टों के ऊपर, और वो पार्टे तय कर देते हैं किस तरह का गणित वहाँ जा रहा है। इस बार का इलेक्शन में फेस वैल्यू का चुनाव है जी। फेस वैल्यू के इस तरह से, एक तरफ गोविंदराम मेघवाल है, गोविंदराम मेघवाल, दूसरी तरफ अर्जुन राम मेघवाल। गोविंदराम मेघवाल हार्डकोर नेता कहे जाते हैं दलित वर्ग के अंदर, अर्जुन मेघवाल सॉफ्ट नेता कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन मेघवाल के समर्थक लोगों को ये बता रहे हैं कि कभी केंद्रीय कानून मंत्रालय के अंदर जाकर आप वो शिलालेख देखेंगे जो लगा हुआ है, एक पट्टियाँ लगी रहती है मंत्रियों की, तो पहला नाम, पहले मंत्री थे कानून मंत्री BR अम्बेडकर, और अभी आखिरी नाम अर्जुन राम मेघवाल। तो ये अपने आप में राजस्थान के लिए भी गौरव की बात है। लेकिन क्या है ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी के मैजिक की अभी भी दरकार है। ठीक है, उसका कारण है। ठीक है योगेश जी, आगे बढ़ेंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज देख लेते हैं कि भाई बीते चुनाव में बीकानेर सीट पर वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा, क्योंकि उसके बाद फिर जमीनी हकीकत को तलाशेंगे कि बीते 3 चुनाव में कितना अंतर यहां आ चुका है। देखिए, बीजेपी को 2009 में 42% के आसपास वोट मिले थे, कांग्रेस को 2009 में
लगभग 39 से 40% के आसपास वोट मिले थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन 2014 में, जिसको हम बार बार अंकित करते हैं कि मैजिक, जो नरेंद्र मोदी का मैजिक, वो 2014 में और 2019 दोनों में चलता हुआ नजर आया। 2019 में 59.77%, हालांकि 2014 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का कम हुआ, लेकिन कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा कम होता हुआ यहां दिखाई दिया। महज 2019 में 21% के आसपास वोट मिले थे। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज मायने रखता है, आपको लगता है कि इस बार यह सीट आसानी से निकल सकती है, कांटे की टक्कर रहेगी, या वोटिंग परसेंटेज जो कांग्रेस का लगभग खत्म और 8 में से 6 विधानसभाओं पर इस वक्त भी बीजेपी का कब्जा है, महज 2 पर बीजेपी नहीं है, तो उस स्थिति में भी बीजेपी मजबूत, क्या प्रधानमंत्री की रैली यहां हो सकती है इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए? विजेंद्र, देखिए, नमकीन और रसगुल्लों की मिठास वाले इस शहर की सियासी फिजा में मुद्दों के तीखेपन के साथ मोदी मैजिक बिल्कुल बरकरार है। चौथी बार लगातार बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है और पार्टी में पूरी तरह से एकजुटता है। और 2004 से जो चुनाव हुए तब भाजपा का यहाँ पर उदय शुरू हुआ था। उस टाइम में देव सिंह भाटी ने बीजेपी से बगावत की थी, तो ऐसे में स्थानीय बड़ा चेहरा नहीं था, तो फिल्म स्टार धर्मेंद्र को यहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा। उसके बाद ये सीट 2009 में रिजर्व हुई, जीत की हैट्रिक अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर लगा चुके हैं, तो ऐसे में बीजेपी यहाँ पर बिल्कुल मजबूत है। बात गोविंद राम मेघवाल की करें तो खाजूवाला से चुनाव हार चुके हैं और योगेश जी बता रहे थे उनका थोड़ा मिजाज गर्म है तासीर, तो ऐसे में जाट लैंड है, तो जाट मतदाताओं में उनको लेकर क्या रुख रहता है ये काफ़ी डिपेंड करेगा। और भीतरगात गुटबाजी बड़ा डर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि रामेश्वर डूडी परिवार से उनके ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे और ऐसे में उनकी पत्नी इस बार नोखा से विधायक है, तो उनका क्या रोल रहता है ये गोविंद राम मेघवाल पर काफ़ी डिपेंड करेगा। 2 मेघवालों के बीच ये मुकाबला है और बलराम जाखड़ 98 में जो कद्दावर नेता थे वो भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो 2004 से लगातार बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतती आ रही है और इस बार भी जैसे विधानसभा चुनाव का एक उदाहरण है, जेठानंद व्यास एक नया चेहरा था, लेकिन उस सीट पर इतना ध्रुवीकरण हुआ कि बीडी कला जैसे दिग्गज को उन्होंने शिकस्त यहाँ पर दे दी और वो माहौल हवा अब भी बरकरार है। बिल्कुल जैसा कि योगेश जी ने बताया, वहाँ के जो पार्टी हैं जैसे ग्वाड़ होता है या शेखावटी में उनको और कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पर जो चर्चा होती है चाहे नेशनल इंटरनेशनल, तो वो जो निकल कर आता है, तो वहाँ अभी भी मोदी को लेकर जो पुष्करणा ब्राह्मण उनकी एक अलग ही तासीर और मिजाज होता है, वो आज भी तो पूरे भगवा रंग में एक बार बीकानेर की ये सीट और कह सकते हैं कि वहाँ पर कमल खिलता एक बार। ठीक है, लेकिन आपने जिक्र किया है जातिगत समीकरणों का, तो पहला सवाल तो यह है कि भाई दलित वोटर कितने हैं, और दलित वोटर है तो क्योंकि दोनों तरफ दलित कैंडिडेट है, क्योंकि रिजर्व सीट है, तो वो क्या डाइवर्सन हो गया, एक मुश्त कहीं जाएंगे, उसके अलावा जाट मतदाताओं का रुख क्या रहेगा? एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि इस सीट पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है या किस जाति के कितने वोटर इस सीट पर हैं। देखिए, सर्वाधिक दलित मतदाता करीब 5.5 लाख है और इसीलिए रिजर्व सीट होने की वजह से दोनों ही कैंडिडेट दलित हैं। इसके बाद जाट मतदाताओं की जो संख्या है करीब 3 लाख है, राजपूत मतदाताओं की संख्या 1.5 से 2 लाख के बीच में है। उसके अलावा अगर बात करें ब्राह्मण मतदाता, तो करीब 1.25 लाख के आसपास बीकानेर लोकसभा सीट पर ब्राह्मण मतदाता है। अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी इस सीट पर दिखाई देती है। अन्य पिछड़ा वर्ग करीब 2.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा बिश्नोई मतदाता भी यहां लगभग 1 लाख के आसपास हैं और वैश्य जैन मतदाता करीब 1 लाख के आसपास हैं। और यह दरअसल वहां का जातिगत समीकरण है, जिसके जरिए समझने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अगर वहां बीजेपी को वोट पड़ता है और जो वोटिंग परसेंटेज 2014 और 2019 में नजर आया था, क्या उसके पीछे सिर्फ मोदी फैक्टर था या वजह कुछ और थी? हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव बीकानेर से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि जिस तरीके से बात करें हम कि भाई राजपूत हैं, जाट हैं, मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक के अलावा वैश्य हैं, बिश्नोई हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि अमूमन हम बात करते हैं कि भाई जाट वोटर्स जो होता है वो कांग्रेस की तरफ जाता है, लेकिन बीजेपी ने पिछले 3 साल में एक अच्छी एक्सरसाइज की है जाट वोटर्स को लुभाने के लिए, जाट नेताओं को अपग्रेड करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है वहां के जातिगत समीकरण किसके पक्ष में रहेंगे, कैसे रहेंगे? देखिए विजेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। गोविंद मेघवाल का पूरा दामोदर इसी बात पर है, इसी बात पर टिका है कि जाट सेंटिमेंट क्या करता है यहाँ पर, वो इसी के सहारे हैं। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, जो कि योगेश जी भी कह रहे थे, क्योंकि रामेश्वर डूडी खुद नहीं है, वो बीमार है
और यहाँ जो ग्राउंड जीरो पर बात को समझते हैं वो जानते हैं कि रामेश्वर डूडी और गोविंद मेघवाल के बीच रिश्ते कैसे रहे थे, क्या स्थिति बन पड़ी थी, क्यों भाजपा को ये सीट मिलती रही। इस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है। लेकिन एक बात और हुई कि कांग्रेस ने हमेशा यहाँ प्रयोग किए। पिछले 3 चुनाव में अलग अलग प्रत्याशी उतारे, शंकर पन्नू को लाकर यहाँ चुनाव लड़ाया गया, मदन मेघवाल, उससे पहले रेवत राम पवार। और खास बात ये रही थी, जो गोविंद मेघवाल आज कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन मेघवाल को एंट्री अगर मिली तो उन्हीं की वजह से मिली। उन्होंने भाजपा से बागी होकर बसपा से चुनाव लड़ा था, करीब 30,000 के करीब वोट लिए थे और उस चुनाव में अर्जुन मेघवाल बहुत कम अंतर से हारे थे। लेकिन हर चुनाव नया होता है। अब गोविंद मेघवाल हालांकि अभी अभी ताजा हारे हैं, खाजूवाला से अच्छे अंतर से हारे हैं, लेकिन गोविंद मेघवाल को लगता है जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ कांग्रेसियों को वापस लाए हैं, तो ये तमाम चीजें उनकी तरफ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन मेघवाल, देखिए पिछले सबसे बड़ा पॉलिटिकल माइलेज उनको ये है कि अमित शाह और मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, कल विदेश मंत्री एस जयशंकर आ रहे हैं, उसके बाद अमित शाह आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अनूपगढ़ में सभा करने ही वाले हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है मुद्दे मसलों से ज्यादा मोदी मैजिक, राम मंदिर की बात अर्जुन मेघवाल कर रहे हैं। वो एक गीत गुनगुनाते हैं जो बहुत चर्चित है, बार बार उसको गाया जाता रहा, आपने भी सुना होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अर्जुन मेघवाल सीधे तौर पर मोदी और शाह के सहारे हैं। विकास की जहां तक बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर विकास की गंगा बहा दी हो अर्जुन मेघवाल ने। एक चीज मैं और बहुत जल्दी से बता देता हूं, यहाँ के समीकरणों की हम बात कर रहे थे, एकमात्र रिकॉर्ड है निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व महाराजा करणी सिंह 5 बार लगातार जीते, उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो यहाँ पर जो है ना जातिगत जो आधार है, हालांकि बलराम जाखड़ जैसा कि दिनेश ढाकी बता रहे थे, यहां से चुनाव जीत के गए, बड़े नेता थे कांग्रेस के, धर्मेंद्र को भाजपा में लाया गया, चुनाव लड़े, जीते। लेकिन यहां जो सियासत है, यहां महेंद्र सिंह भी जो है सांसद रहे, जो देवी सिंह भाटी के पुत्र हैं, हालांकि उनका देहांत हो गया है। तो यहां पर सियासत में माकपा भी जीती, भारतीय लोकदल भी जीता, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी उनका रिकॉर्ड है 5 बार, और अब अर्जुन मेघवाल 3 बार जीत चुके हैं, क्या चौथी बार जीतेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है लक्ष्मण, वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने जिक्र किया कि भाई इतिहास के पन्ने बताते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत कुछ यहां नहीं रहा। तो एक बार इतिहास के पन्नों को ही खंगाल लेते हैं, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को 1952 से लेकर अब तक का इस सीट का इतिहास बता देते हैं कि कब कब चुनाव में कौन कौन जीता है। 1972 से 71 तक जो लगातार 5 चुनाव हुए, उसमें यहां से डॉक्टर करणी सिंह जीते हैं और बीजेपी के पास यह सीट 2004 से है। 2004 में यहां से धर्मेंद्र जीते थे। बीकानेर में कांग्रेस पहली बार 1980 के अंदर चुनाव जीती थी। 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस चुनाव जीती और 1989 के चुनाव में माकपा ने जीत हासिल की थी। 1999 के चुनाव में कांग्रेस के रामेश्वर डूडी एक बार फिर से यहां से कांग्रेस को सीट दिलाने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस इस सीट पर कभी जीत ही नहीं पाई और बीते 15 साल से तो यहां अर्जुना मेघवाल का दबदबा है। मोदी सरकार हैट्रिक की बात करिए, जबकि अर्जुना मेघवाल अपनी सीट पर हैट्रिक लगा चुके हैं। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्या खास वजह है कि इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा तब भी नहीं रहा जब आजादी के बाद पूरे देश में कांग्रेस का माहौल था? 5 बार निर्दलीय और इस सीट पर सिर्फ 4 बार ही कांग्रेस जीत पाई है। ज्यादा बीजेपी जीती या फिर निर्दलियों का दबदबा रहा? कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो पाई? देखिए, पूर्वी राजस्थान से लेकर शेखावाटी तक चले जाइए और शेखावाटी से लेकर आप बीकाना होते हुए मारवाड़ और फिर दूसरी तरफ मेवाड़ तक चले जाइए। बीकानेर की जो मिट्टी है वहां पर जातिगत वैमनस्यता बहुत कम दिखाई देगी। इवन जाट और राजपूतों की जो वैमनस्यता है वो भी वहां दिखाई नहीं देती, जो राजनीति में कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर दोनों जातियां एक दूसरे के खिलाफ वोट कर देती हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इन सबके परे इस मिट्टी में एक खास खूबी है। थोड़ी देर पहले पुष्करणा की बात डांगी कर रहे थे। पुष्करणा के अलावा जाट वहां बड़ी संख्या में है, राजपुरोहित बहुत अच्छी संख्या में, विष्णोई भी है, दलित अच्छी खासी संख्या में, लगभग तमाम जातियां भले ही है। लेकिन कहते हैं कि मारवाड़ी मिठास, लेकिन बीकाना की मिठास भी गजब होती है। बीकाना में आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूं, उसी से बीकानेर की तासीर समझ में आ जाएगी कि अमूमन ये कहा जाता है, कई बार आप देखना कि अगर पूर्वी राजस्थान से लेकर शेखावाटी तक चले जाइए, मैं वापस इन्हीं जगहों का जिक्र कर रहा हूं, या फिर यहां से आप दूसरे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज या कोटा संभाग में चले जाइए, तो अमूमन कुछ सीटें ऐसी है वहां पर कहा जाता है कि 4 दिन भी अगर एमएलए ना आए तो लोगों को चिंता हो जाती है। लोग कहते हैं कि भाई इस बार इसकी रड़क मिटा देनी। लेकिन बीकानेर में जो बीकानेर से लगातार सिद्धि कुमारी जीतती है वो आप सबके सामने है।
वहां के लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, उनको जो मिजाज जिसका पसंद आ जाता है उसको वो साथ देते हैं। सिद्धि कुमारी योगेश अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब तक विधायक रहते हुए विधानसभा में जितनी बार आई है उंगलियों पे गिन सकते हो, 8-10 नहीं, लेकिन ऐश्वर्य हम लोकसभा सीट की बात करें, मैं मेरा लोकसभा सवाल ये है कि जो वहां के कोर पर वोटर हैं, मसलन जैसे एससी वोटर्स हैं, जाट वोटर्स हैं, अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, वो अमूमन कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाते हैं, लेकिन ये रिवर्स है। विजेंद्र, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि वहां का जो मिजाज है वो उस लिहाज से वोट करते हैं जो डांगी ने शुरुआत में कही थी कि वहां लहर जो है वो काफी हद तक काम करती है। तो वहां का जो वोटर है, मुझे जो लगता है वर्तमान में, अर्जुन राम मेघवाल देश के बड़े नेताओं में से एक है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर की छोटी छोटी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं रहे, तो यहां पर वोटर यह भी देखेगा कि अर्जुन राम मेघवाल का कद कितना बढ़ता है। गोविंद राम मेघवाल उनको टक्कर दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि गोविंद राम मेघवाल कमजोर है, दोनों आपस में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल को भाजपा की दृष्टि से देखते हैं तो एक सॉफ्ट चेहरा माना जाता है, और सॉफ्ट के अलावा ऐसा चेहरा है जिसे लेकर कोई बहुत ज्यादा, यहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जब वो आते हैं तो सभी से मिलना जुलना, और सामान्य तौर पर इस तरीके का उनका चेहरा नहीं बन पाया कि किसी का विरोध वो करें। तो ऐसे में मैं फिर कह रहा हूं कि जो हम दूसरी सीटों की बात करते रहे हैं, बीकानेर सीट पर कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। ठीक है योगेश जी, लेकिन सवाल इन सब के बीच में यह है कि भाई विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी यहां लीड लेती हुई नजर आती है। मेरा सवाल यह कि अगर विधानसभा वार हम समझना चाहें 8 विधानसभाओं को, तो कुछ शब्दों के साथ आप जरा विधानसभा वार बताइए कि कहां कांग्रेस को लीड मिल सकती है, कहां बीजेपी को लीड मिल सकती है, और कहां किस पार्टी को काम करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर जिस तरह लक्ष्मण राघव अभी एक्सप्लेन कर रहे थे वहाँ के पूरे मिजाज को, तो उनकी बातों से लग रहा था कि एज अर्जुन मेघवाल की तरफ नज़र आता है। और जो विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो बीजेपी वजला सरकार ने एक बहुत ही अच्छा प्रयोग वहाँ किया था, जो कांग्रेस पहले करती आ रही थी, लेकिन गहलोत सरकार में ये गलती हुई थी। बीकानेर डिवीजन से हमेशा एक जाट चेहरा मंत्रिमंडल में होता था, लेकिन पिछली गहलोत सरकार में एक भी जाट चेहरे को मंत्री नहीं बनाया। ना तो रामेश डूडी कहा जा सके विनोद लीलावाली मंत्री बने, ना नरेंद्र बुढ़ानिया। रामेश डूडी तो चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने गलती नहीं की और सुमित गोदारा को मंत्री बनाया जो लूणकरण सर से जीते, कैबिनेट का दर्जा दिया। तो लूणकरण सर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, कोलायत की सीट भी 2 बार से कांग्रेस जीत रही थी, इस बार वो बीजेपी ने वापस से भाटी परिवार के दबदबे के हाथ के अंदर आ गई। और इसके साथ ही श्री डूंगरगढ़, जहाँ से ताराचंद सारस्वत चुनाव जीते, चौंकाने वाला रिजल्ट था ताराचंद सारस्वत का। यहाँ पर हमेशा जाट चेहरा ही चुनाव जीतता था, कृष्णाराम नाई अपवाद रहे, और उसके बाद अब ब्राह्मण चेहरा वहाँ से चुनाव जीता। तो आप जो बात कर रहे थे विधानसभा की स्थितियाँ, उस विधानसभा की स्थितियों में खाजूवाला भी बीजेपी के पास है, और तमाम जो सीटें, अनूपगढ़ जो श्रीगंगानगर जिले में आता है वो लोकसभा सीट जो बीकानेर लगती है अनूपगढ़ की, और प्रियंका बालान जो है उम्मीदवार है वो अनूपगढ़ से ही ताल्लुक़ रखती है, अनूपगढ़ की नगर पालिका की वो प्रमुख पद पर है। तो कहा जा सकता है कि बीकानेर का जो पूरा सोशल इंजीनियरिंग है, उस सोशल इंजीनियरिंग में एक सबसे बड़ी बात यही है कि वहाँ पर राजनीतिक तौर पर जो देश की हवा होती है उसका बहुत असर होता है। तो देश की हवा मतलब वहाँ जो पार्टों पर इंटरनेशनल जो बातें होती है, तो वहाँ देश के बारे में बात करते हैं कि देश को कौन चला सकता है, देश में कौन सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अब तक रहा, कौन और देश को मजबूत कर सकता है, विकसित भारत कैसे बनेगा, इस तरह की बातें वहाँ पर होती है। तो वो वहाँ का नज़रिया जो लोगों का होता है वो अलग तरह का होता है। मुझे ध्यान है अच्छी तरह कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब बड़ी कड़ी टक्कर दी थी मदन मेघवाल ने, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए थे। यहाँ गोविंद राम मेघवाल पंचायती राज के बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी सब पंचायत राज के चुनाव जीते हैं, और उनका वो पंचायत राज के सिरमौर रहे हैं। लेकिन उनकी जो वाणी जो रही, कई जातियों के खिलाफ जो उनकी टिप्पणियां रही, वो अब वायरल हो रही हैं चुनाव के दौरान। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है। दूसरी ओर अर्जुन मेघवाल दिल्ली ज़्यादा रहते हैं, दिल्ली को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बीकानेर आते हैं तो जैसा अभी लक्ष्मण कह रहे थे कि भजनों के जरिए अपनी बात कहते हैं, तो एक चर्चित भजन उनका है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त धरो। ये हमेशा हर भजन के जब वो गाते हैं तो ये भजन ज़रूर गाते हैं। मीरा का ये भजन है, और रेदास का ये भजन जो मीरा गाती थी, ये भजन अक्सर वो गाया करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश के वातावरण का जो असर है, जो मोदी मैजिक की बात की जा रही है, वो मोदी मैजिक का असर अगर बीकानेर में होता है जी, तो कोई बड़ी बात नहीं कि मार्जिन पिछली बार से ज़्यादा चला जाए। ठीक है,
लक्ष्मण राघव खुद हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, क्योंकि भजन का जिक्र कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पूरे प्रदेश में फिलहाल भजन चल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो भाई ये कह रहे हैं कि हमें तो टिकट दे दिया गया, हम चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। क्या बीकानेर में भी ऐसी बातें सुनाई देती हैं? देखिए विजेंद्र, बीकानेर में ऐसा नहीं है। गोविंद मेघवाल बेहद इच्छुक थे, बहुत चाहते थे कैसे भी उन्हें टिकट मिले। और जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर बड़ी सफाई से योगेश जी जो कह गए हैं कि प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, इसके पीछे मुझे लगता है वो एक संदेश भी छोड़ना चाह रहे हैं कि अर्जुन जी पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात कर जाते हैं और कुछ कमियां रहती हैं उनको इसी तरह से वो एक तरह से कहते हैं कि भैया इनको छोड़ दीजिए। 8 में से 6 सीटों पर भाजपा का कमल खिला हुआ है, ये भाजपा की ताकत है। दूसरी बड़ी ताकत है केंद्र में कानून मंत्री है, जो उन्होंने कहा कि अंबेडकर के बाद वो हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए चुनाव यहां पर पूरी तरह से 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। जो शहरी मतदाता है उस पर पूरी तरह से भाजपा फोकस कर रही है। गोविंद मेघवाल फोकस ही उनका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है। उनको ये लगता है कि गांव में यदि किसान का साथ मुझे मिला तो मैं कुछ चमत्कार कर सकता हूं। मुझे जो लगता है, मेरा जो आकलन है, यहां पर जो पॉलिटिकल समीक्षक हैं या हम जो गांव-गांव जा रहे हैं वो हमें पता लग रहा है, उससे ये लगता है चुनाव में इस बार और पिछली बार में अंतर है। अंतर भाजपा में इसलिए है कि देवी सिंह भाटी मंच पर अर्जुन मेघवाल के साथ हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, देवी सिंह भाटी को लेकर ये बात वो कह जाते हैं। पिछली बार देवी सिंह भाटी खिलाफ थे, उसके बावजूद 2,64,000 मतों से अर्जुन जीते थे। लेकिन इस बार देवी सिंह भाटी खुलेआम साथ हैं, लगातार वो दिख रहे हैं, उनके पौत्र पॉलिटिक्स वहां पर करते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी गोविंद मेघवाल ने इंजीनियरिंग की है, गोविंद सिंह डोटासरा की सभाएं लगातार करवा रहे हैं, लच्छेदार भाषण डोटासरा के गांव में खूब सुने जा रहे हैं। लेकिन जो योगेश जी कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात यही है कि उनका स्वभाव, पुराने वीडियो, कई ऐसे ऑडियो, वो जो चीजें हैं कहीं ना कहीं गोविंद मेघवाल को बैकफुट पर ले जाती है। फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है लक्ष्मण, क्योंकि गहलोत जी के काफी करीब है और गहलोत जी कहते हैं कि हर गलती एक कीमत देती है, कीमत मांगती है। हो सकता है भाई वही वहां पर हो रहा हो, लेकिन फिर भी जनता को तय करना है जो भी तय करना है। लेकिन दिनेश, क्योंकि कांग्रेस के पास जाट लीडर हैं और वो पीसीसी चीफ हैं और यहां जाट मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है, लक्ष्मण कह भी रहे हैं कि वो लगातार फोकस करें। क्या इतने फोकस के बाद भी जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो कांग्रेस से शिफ्ट हो जाएगा? जी देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा जब मंत्री थे तो वहाँ प्रभारी रहे थे, लेकिन वहाँ पर रामेश्वर डूडी एक कदावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत नासाज है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बड़ा जाट नेता फिलहाल स्थानीय वहाँ उनके पास है नहीं बीकानेर में। लेकिन जैसा कि बताया कि काफ़ी बोलने का जो तरीका है गोविंद राम मेघवाल का, क्योंकि वो टिकट चाहते थे कि मेरी बेटी को मिले तो तब बात अलग हो सकती थी। कांग्रेस यहाँ पर एक्सपेरिमेंट उम्मीदवार के तौर पर कर सकती थी। एक कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं किया। 2009 में जब अर्जुन राम मेघवाल पहला चुनाव लड़े थे तब रेवंत राम पवार, जो नोखा तब रिजर्व सीट हुआ करती थी, उन्होंने एक कड़ी चुनौती विजेंद्र अर्जुन राम मेघवाल को दी थी और महज 19,575 वोटों से हारे। एक यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर शंकर पन्नू को लाए श्रीगंगानगर से, तब उनका हार का आंकड़ा संभवतः 3 लाख से ऊपर हो गया। फिर स्थानीय चेहरे मदन मेघवाल को मौका दिया तो हार का अंतर 2 लाख हो गया। तो एक अच्छी बात है कि गोविंद राम मेघवाल बीकानेर जिले के रहने वाले स्थानीय हैं, तो और इनसे बड़ा चेहरा भी उनके पास नहीं था। हालांकि मोडाराम मेघवाल, रेवंत राम पवार को आरएलपी से लाके टिकट दिया जाए, तरह तरह की चर्चाएं चली, लेकिन गोविंद राम मेघवाल को गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत की वजह से यहाँ पर टिकट मिली। और अब कितना जाट वोट शिफ्ट करवा पाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इस पर भी काफी निर्भर करता है। ठीक है ऐश्वर्य, अंतिम सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो हमने शुरुआत भी इसके साथ कही थी कि उन्होंने सभा की और कहा था कि अर्जुन राम मेघवाल ही इज माय मैन। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर आएंगे? और इसी के साथ कम शब्दों में बताइए कि सारे मुद्दे क्या वहां रहेंगे या आपको लग रहा है कि सारे मुद्दे गौण चेहरों के साथ चुनाव? देखिए, जितना मैं बीकानेर को समझ पाया हूं कि बीकानेर संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इस तरीके के जो चेहरे हैं जो भाषण देके जाएंगे तो काफी इफेक्ट डालेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जाति के आधार पर कोई भी पार्टी रहे। भारतीय जनता पार्टी जहां सेंध मारना चाहती थी वहां अभी तक सेंध मार चुकी है। बीजेपी के लोग अपना काम कर चुके हैं। और अर्जुन मेघवाल जब विधानसभा चुनाव में राजस्थान में प्रदेश मुख्यालय पर व्यस्त थे तब ही उन्होंने बीकानेर को लेकर बिसात बिछाना शुरू कर दिया था और वो उसी तरफ चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि गोविंद राम मेघवाल अर्जुन राम मेघवाल को बीट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगी जी आपका भी शुक्रिया, दिनेश जांगी आपका भी शुक्रिया और लक्ष्मण आपका भी बहुत शुक्रिया। आज सिंहासन में हमने आपके सामने बीकानेर लोकसभा सीट के समीकरणों को रखा, इतिहास को रखा, वहां के जातिगत आधार पर किस तरीके से डायवर्जन है या वहां एकता है उसको समझाने की कोशिश की।
प्रोग्राम का मकसद था कि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि आपको अपने किस कैंडिडेट को लोकसभा भेजना है, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि वहां सड़कों पर भी संसद की बात होती है, तो संसद में कौन जाकर सड़कों की बात करेगा, यह दिलचस्प रहेगा। नमस्कार।